हेलो गाइस। यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हिंदी इंग्लिश स्टेनोग्राफी की अलग अलग क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। यह हमारा 140 शब्द प्रति मिनट की गति पर डिक्टेशन है, जो कि 10 मिनट का होगा। जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए बहुत कारगर साबित होगा। सभी तैयार रहें। रेडी। भारत जैसे देश में दूध का फेंका जाना बहुत चिंताजनक है। सरकार को दूध उत्पादकों की सुध लेनी चाहिए। भारत में हर दिन करीब 50 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है। इसमें से 20 करोड़ लीटर दूध किसान अपने इस्तेमाल के लिए खुद के पास रखता है, जबकि 10 करोड़ लीटर दूध विभिन्न सहकारी समितियों के माध्यम से बेचता है। शेष 20 करोड़ लीटर दूध को किसान सीधे गली मोहल्ले की चाय की दुकानों, होटलों, मिठाई बनाने वालों को बेचता है। इससे उसके रोज़मर्रा के घरेलू खर्च निकलते हैं। यह किसी से छुपा नहीं है कि कोरोना महामारी के कारण ग्राहकों तक दूध की पहुंच प्रभावित हुई है। बाजार पूरी तरह बंद है। जाहिर है कि जिस 20 करोड़ लीटर दूध पर किसानों की दैनिक आय टिकी थी, उसका बाजार अब साफ हो चुका है। मोटा अनुमान है कि बीते एक महीने में दुग्ध उत्पादक किसानों को करीब 60 अरब रुपए का घाटा लग चुका है। भारत में दुग्ध उत्पादन दुनिया का लगभग 20% है। इस दुग्ध का कोई 30% हिस्सा हर दिन मिठाई, दही आदि में इस्तेमाल होता है। कुछ दूध का पाउडर बनता है। लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का सालाना व्यवसाय वाले दूध पर कोरोना की काली छाया ऐसी पड़ी कि इससे देश में पौष्टिक आहार की उपलब्धता प्रभावित हुई है। आवारा मवेशियों की समस्या बड़ी है। दूध के कारोबार में लगे करीब 10 करोड़ लोगों के सामने आजीविका और भोजन का संकट पैदा हो गया है। देश में दूध देने वाले करीब 12.53 करोड़ गाय भैंस हैं, और बगैर कमाई के इन मवेशियों का पेट भरना छोटे किसानों के लिए बेहद ही कठिन होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा किसानों और दूध देने वाले पशुओं का पालक राज्य है। फरवरी महीने तक यहाँ एक नंबर का दूध 40 से 50 रुपए प्रति लीटर था, जो आज 15 से 20 रुपए लीटर बड़ी मुश्किल से बिक रहा है। लॉकडाउन और उसी दौरान असमय बरसात के चलते फसल कटाई में देरी हो रही है, सो नया भूसा भी नहीं आ पा रहा है। ऐसे में मवेशियों को भरपेट चारा नहीं मिल पा रहा। सनद रहे कि उत्तर प्रदेश पहले से ही आवारा पशुओं की समस्या से परेशान है, और कोरोना की आपदा ने इस समस्या को दोगुना कर दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे गांवों में खोया बनाने की भट्टियां लगी हैं, जो हर दिन कई हजार लीटर दूध लेती हैं। शामली बागपत से 4 बजे सुबह कई ट्रक टेम्पो चलते थे, जिनमें केवल खोया खोए की टोकरियां लदी होती थीं। ऐसे सभी गांव में इस समय सन्नाटा और भुखमरी की चहलकदमी है। उधर पंजाब और हरिद्वार के पास दूध बहा देने की भी खबरें हैं। झारखंड में सामान्य दिनों में दूध की खरीदी 1,45,000 लीटर होती है, जो आज घटकर 70 से 72,000 लीटर रह गई है। लॉकडाउन होने पर पशु आहार, कुट्टी, कोचर, दाना के केवल न दाम बढ़े हैं, इनका मिलना भी मुश्किल हो गया है। सबसे ज़्यादा परेशानी तो तब हो रही है जब मवेशी बीमार पड़ रहे हैं। हालांकि कुछ राज्यों ने डेयरी उद्योग के लिए कई सकारात्मक कदम भी उठाए हैं, जैसे कर्नाटक सरकार ने अन्न बिके दूध को शहरी गरीबों में निःशुल्क बांटने के लिए 200 करोड़ की योजना लागू की है। महाराष्ट्र में सहकारी समितियों को प्रतिदिन 10 लाख लीटर दूध को पाउडर में बदलने की परियोजना के लिए 180 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बिहार में आंगनबाड़ी के जरिए दूध पाउडर बांटा जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने भी 20,000 आंगनबाड़ी के जरिए 2.5 लाख बच्चों को दिन में 2 बार दूध बांटने का काम शुरू किया है। भारत में कुपोषित बच्चों की संख्या करोड़ों में है। यहाँ दूध का फेंका जाना बहुत चिंताजनक है।
सरकार को इन दुग्ध उत्पादकों की सुध लेनी चाहिए। पंचायत स्तर पर दूध खरीदकर कुपोषित बच्चों आंगनबाड़ी मिड डे मील में इस्तेमाल करना एक अच्छा तरीका हो सकता है। ग्रामीण स्तर पर शुद्ध घी बनाना भी फायदेमंद हो सकता है। घी की हर समय मांग रहती है। इसे बनाने के लिए किसी मशीन की ज़रूरत भी नहीं होती और घी को लंबे समय तक घर में सुरक्षित रखा जा सकता है। किसी भी प्रकार के नुकसान से बचने की कोशिश करने के साथ ही आप यह मानवीयता साबित करने का समय है। हमारे जीवन संघर्ष को आसान बनाने वाले श्वेत क्रांति के हमारे भागीदारी पालतू मवेशी हमारी ओर उम्मीद से देख रहे हैं। पराए प्रदेश में फंसे लोगों को उनके अपने प्रदेश में पहुंचाने के लिए शुक्रवार को श्रमिक दिवस पर जो पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन चली उसका न केवल स्वागत बल्कि अनुकरण करना चाहिए। करीब 40 दिन के लॉकडाउन के उपरांत देश को फिर जोड़ने वाली जो ट्रेन तेलंगाना के लिंगमपल्ली से झारखंड के हटिया के लिए रवाना हुई वह देश के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। अब केरल से उड़ीसा और महाराष्ट्र से बिहार उत्तर प्रदेश के लिए ट्रेनों की जरूरी सिलसिला चल पड़ेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहित कम से कम 4 राज्यों के मुख्यमंत्री विशेष ट्रेन की मांग करते आ रहे हैं। केंद्र सरकार और रेलवे अब बहुत नियोजित तरीके से विशेष रेल चलाने की नीति पर चल पड़ा है। हमारे देश में राहत का एहसास बढ़ना चाहिए। ऐसी रेल एक जगह से चलेगी और केवल अपनी मंजिल पर जाकर रुकेगी। बीच में कहीं नहीं रुकने का प्रावधान होगा। एक बोगी में 54 ही यात्री 1.5 मीटर के पारस्परिक दूरी पर यात्रा कर सकेंगे। उम्मीद है कि बीच में न रुकने वाली ट्रेनों में पर्याप्त भोजन पानी की व्यवस्था होगी। इसके अलावा लौट रहे लोगों की चिकित्सा जांच और कुछ दिन क्वारंटीन में रखने की व्यवस्था भी चाक चौबंद होनी चाहिए। साथ ही 1200 या 1600 लोगों को अपने यहाँ लाने का खतरा उठा रहे राज्यों को अपनी ओर से भी पूरे इंतजाम रखने चाहिए। विशेष रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे जनबहुल राज्यों की करीब 45 लाख लोगों के लौटकर आने का अनुमान है। अतः इतनी बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित रखना और उनकी यथोचित जांच करना एक बड़ा काम होगा। उन्हीं राज्य सरकारों को यह जोखिम मोल लेना चाहिए जिनके पास पूरे संसाधन हैं और इंतजाम है। केंद्र सरकार ने अगर इस घर वापसी योजना को मंजूरी दी है तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वह ज़रूरतमंद राज्यों की मदद करे और किसी भी संदिग्ध को यात्रा से रोका जाए। जो राज्य सक्षम नहीं है उन्हें खुद को खतरे में नहीं डालना चाहिए और जो राज्य सक्षम है उसे अपने यहाँ से श्रमिकों को जाने नहीं देना चाहिए। फंसे हुए पर्यटक, तीर्थयात्री, मजदूर, छात्र इत्यादि जब लौटने लगे हैं तब सरकारों और विशेष रूप से रेलवे को अपनी नीति स्पष्ट रखनी चाहिए कि कहां से कहां के लिए किन परिस्थितियों में ट्रेन चलाना है। यह संदेश लोगों के बीच नहीं जाना चाहिए कि तेलंगाना से झारखंड के लिए यह ट्रेन तभी चलाई गई जब वहां मजदूर विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। पराए प्रदेशों में आई मजदूरों की आबादी रहने वाली सरकारों के लिए यह बहुत सावधानी और समझदारी का समय है, क्योंकि कुछ मजदूरों के लौटने से बाकी मजदूरों की भी बेचैनी बढ़ेगी। अतः घर लौटने की नीति बहुत पारदर्शी और न्यायपूर्ण होनी चाहिए। फंसे हुए लोगों के बीच विशेष रेल को लेकर किसी प्रकार का असंतोष नहीं होना चाहिए। वापसी का यह अभियान बहुत बड़ा है। ऐसे लोगों की पूरी जानकारी रखनी चाहिए जिनकी पूरी जांच करना तथा उन्हें अपने अपने घर तक फिजिकल डिस्टेंसिंग रखते हुए सुरक्षित पहुंचाना, यह केवल राज्य सरकारों, अधिकारियों और चिकित्सा समाज के लिए ही परीक्षा की घड़ी नहीं है। यह हम नागरिकों के लिए भी अपने कर्तव्य निभाने और सरकार की पहल की लाज रखने का समय है। हालांकि लॉकडाउन से भारत का बहुत बाहर निकलना तभी सार्थक होगा जब सरकार और रिजर्व बैंक असाधारण गैर परंपरागत नीतियों के साथ आगे बढ़ेंगे। भारत को राजकोषीय घाटे की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि कृषि तथा उद्योग में संरचनात्मक सुधार को तेज करना चाहिए।
जैसे कृषि क्षेत्र के तहत बाजार को खोलना और वायदा कारोबार को बढ़ाना, जबकि उद्योग जगत के लिहाज से भूमि अधिग्रहण को आसान बनाना, नियुक्ति को प्रोत्साहन करना, कर प्रणाली को आसान बनाना। इसी तरह रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति को राहत देने के बावजूद बैंक कर्ज देने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि एनपीए यानी डूबत कर्ज माफ़ी योजना, इस मामले में हमें अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक से सीखना चाहिए कि जिस तरह वह जोखिम वाले कॉरपोरेट बांड खरीद रहा है, आरबीआई को भी सरकार के साथ मिलकर सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई बननी चाहिए, जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को उनके लिए कुछ शेयर खरीद सकें। यह हमारा 140 शब्द प्रति मिनट की गति पर डिक्टेशन समाप्त हुआ। 10 मिनट का डिक्टेशन था। सभी लिपियां करें।